इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आप सबका एक बार फिर। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव की, जहां आज से पहले चरण के मतदान की शुरुआत हो चुकी है और अब वोटिंग खत्म होने की ओर है। 6 बजे तक वोटिंग होनी थी असम में, वहां वोटिंग पूरी हो चुकी है और 6:30 बजे, जो कि चंद मिनट का फासला और है, 6:30 बजे पश्चिम बंगाल में भी वोटिंग बंद हो जाएगी। और जो वोटिंग का ट्रेंड अभी तक दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से पिछली बार से ज्यादा वोटिंग इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल और असम दोनों जगह हो सकती है। आपको बता दें 2016 में पश्चिम बंगाल में 83% वोट पड़े थे, 83.02 अगर एग्जैक्टली आपको बताएं, और असम में 84.72% वोटिंग हुई थी। लगभग 85% मतदान असम के अंदर 2016 में हुआ था। और अभी जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो 80% के ऊपर जितना डेटा आया है वो बता रहा है कि पश्चिम बंगाल में वोटिंग हो चुकी है। हमारे साथ आंकड़ों को समझाने के लिए, आंकड़ों को बहुत बारीकी से उसका अध्ययन करने वाले सेफोलॉजिस्ट सज्जन कुमार स्टूडियो में हैं। मनीष भट्टाचार्य हमारे संवाददाता ईस्ट मिदनापुर में, पूर्वी मिदनापुर में मौजूद हैं। हफ्तों से पश्चिम बंगाल में घूम रहे हैं, जगह जगह गए हैं, कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखी हैं और इस वक्त पूर्वी मिदनापुर में मौजूद हैं। अमित पालित भी हमारे साथ हैं। अमित पालित इस वक्त झारग्राम में है। अमित खुद बंगाल से बिलोंग करते हैं और बंगाल की पॉलिटिक्स को भी बहुत करीब से समझते हैं। शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। मैं सबसे पहले सज्जन कुमार के पास जाना चाहता हूं। सज्जन, क्या बताता है वोटिंग पैटर्न? एक आम समझ लोगों की है और ये बहुत पुरानी समझ है, वो कई बार गलत भी साबित हो चुकी है कि अगर बम्पर वोटिंग होती है इसका मतलब बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए जनता वोट कर रही है। इन दोनों राज्यों में, खासकर पश्चिम बंगाल में, क्या ये थ्योरी आपको फिट बैठती दिखती है? देखिए, ये थ्योरी आमतौर पे लगभग सही है और सही भी होता रहा है। बंगाल में इसका विशेष महत्व इसलिए भी है कि जैसा हमने पहले बताया कि बंगाल में हमेशा से आरोप लगते रहे कि हाई वोटिंग परसेंटेज जो है उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो रिग्ड वोटिंग का भी होता है। इस बार उसकी संभावना काफ़ी कम है क्योंकि एक सेंट्रल रिजर्व सीआरपीएफ की भूमिका बढ़ गई है, दूसरी सीपीएम से लेकर बीजेपी तमाम पार्टी ने पहले से ही इस बात पे काफ़ी निगरानी कर रखी थी कि वोटर्स लिस्ट में बहुत ज़्यादा गलत नाम ना हो। तो इसके मुताबिक तो कम होना चाहिए था वोटिंग परसेंटेज। अगर बदलाव के लिए भी था तो भी कम होना चाहिए था, चूंकि बहुत ही मतदान बिना रिगिंग के हो रही है। फिर भी चूंकि काफ़ी हाई परसेंटेज जा रहा है, लगभग पिछले बार के जितना जा रहा है, इसका मतलब मुझे लग रहा है कि ये एक स्विप है। तो आप ये कह रहे हैं कि जिन हालात में, जिन परिस्थितियों में, सुरक्षा के भरपूर इंतजामों के बीच, इलेक्टोरल रोल्स को पूरी तरह सैंक्टिफाई करने के बाद अगर चुनाव होता है तो आपकी नजर से पोलिंग परसेंटेज पिछली बार से कम आना चाहिए था, लेकिन वो बढ़ रहा है। इसका मतलब भी कुछ और इशारा कर रहा है। कुछ और इशारा कर रहा है कि इसका यह भी मतलब है कि लोग खुल के आके वोट कर पा रहे हैं। अच्छा, जो अमूमन नहीं हो पाता था। जी ठीक है, आइए आपको हम लेकर चलते हैं पूर्वी मिदनापुर। वहां पर मनीष भट्टाचार्य मौजूद हैं। मनीष, देखिए, आपसे आज हम आपका पूरा अनुभव जानना चाहते हैं। आज का दिन खास तौर पर आप किन किन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गए, आपने वहां वोटर्स से क्या सवाल पूछे, आपको क्या जवाब मिले? अब हम ये बात थोड़ा खुल के इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आज का मतदान अब लगभग खत्म हो रहा है। देखिए, बिल्कुल, आइए मैं बताना भी चाह रहा था सौरभ, आज का दिन खास इसलिए कि भी है क्योंकि पहले चरण का जब मतदान हुआ उस वक्त मैं बूथ से लेकर गांव के चप्पे चप्पे पर लोगों से मिला हूं। बूथ में जो मतदान करने आ रहे हैं वो लोग और जो गांव में जो जाने वाले हैं या वोट देकर आ चुके हैं वो लोग, उन सबसे मैंने बातचीत की। तमाम अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएँ भी हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले मैं बताऊँ कि मैं काथी में सुबह आया था, जहाँ पर शुभेंदु अधिकारी का पूरा परिवार है। अधिकारी परिवार का एक बहुत होल्ड है यहाँ पर। जब मैं मतदान केंद्र पर पहुंचा तो लोगों से यही हमारी बातचीत हो रही थी। लोगों से पूछ रहा था कि आप क्या चाहते हैं, क्या परिवर्तन होगा, माहौल क्या है, किस तरीके की बातें। तो सबसे पहले तो लोगों ने यही कहा कि परिवर्तन उनको चाहिए। ये तो मतदान केंद्र की मैंने बात बताई। गाँव में जैसे ही हम पहुँचे तो इंटरेस्टिंग हमारे साथ ये घटना घटी कि जब हम कैमरे पर लोगों से बातचीत कर रहे थे कि आप बताइए क्या माहौल है, क्या परिवर्तन होगा, या आप सरकार से खुश हैं, दीदी दोबारा आएंगी, तो लोग ने कैमरे पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। लेकिन जैसे ही हमने कैमरा डाउन किया वैसे उन्होंने हमें पकड़ा तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम परिवर्तन चाहते हैं। तो हमने कहा कि आप खुल के बोलिए, कैमरे में खुल के बोलने में आपत्ति क्या है? तो एक डर उनके मन में बहुत बड़ा दिखाई दिया कि वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत ज़्यादा डरते हैं। जो पार्टी वर्तमान में सत्ता दल में बैठी हुई है, जो रूल कर रही है पश्चिम बंगाल में, उन लोकल बॉडी के नेताओं से वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। यानी ग्रास रूट लेवल तक के टीएमसी की पकड़ तो है, लेकिन उसका खौफ इतना ज़्यादा है लोगों के अंदर कि वो खुल के
कैमरे पे नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन एक वोट देकर वो कहीं ना कहीं अपनी बात इस बार जरूर दिखाएंगे और एक बदलाव की बयान लाने की वो बार बार बात कह रहे हैं। ये गांव के लोगों की बातें हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जो हार्डकोर समर्थक भी हैं, जिन्होंने खुल के कहा है कि दीदी के अलावा उन्हें और कोई ऑप्शन नजर ही नहीं आता है, वो कुछ और पसंद ही नहीं करते हैं। लेकिन अधिकांश जिन इलाकों में मैं गया हूँ वो या तो ये कह रहे हैं कि परिवर्तन तो चाहिए, नॉडिंग करते हैं कि हाँ परिवर्तन होगा, भले ही हिंदी ये ना बहुत समझ इंटरेस्टिंग पाएं, बात मनीष आपने बताई। और थोड़ी देर पहले सज्जन भी इसी ओर इशारा कर रहे थे। मैं एक शॉर्ट कमेंट सज्जन कुमार से लेकर के फिर आगे बढ़ता हूं। आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि लोग खुलकर बोलने से कतराते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, वो अपनी पसंद नापसंद जो भी है जब वो पोल वोट करने जाते हैं वहीं पर जाहिर करते हैं। आपने भी जब आप 3 महीना रहे पश्चिम बंगाल में ये महसूस किया है? जी बिल्कुल, इनफैक्ट मतलब वहाँ पे बात जो है इशारों में की जाती है। अगर बदलाव की बात हो कि बटन सही जगह दबेगा, सही वो होगा जो कि मतलब कि हमें नौकरी देगा, तो वहाँ पे देखिए हमेशा से क्या है कि जो रूलिंग पार्टी है उसका एक जो खौफ है वो इतना ज़्यादा है कि लोगों को ये लगता है कि अगर वो खुल के बोल गए और किसी ने सुन लिया, ठीक है, तो वो बाकी स्टेट की तरह नहीं है कि आप अलग अलग पार्टी को वोट दें और साथ में बैठ के चाय पिए। वहाँ पे आप उनके दुश्मन हो जाते हैं, आप पे अटैक होगा, आप पे फॉल्स केसेज होगी। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि जब हमने बात किया था उससे ज़्यादा लोग खुल के बोल रहे हैं। लेकिन एक बात तय था, डर जरूर था, लेकिन लोगों ने ये बता दिया कि हम माइंड मेकअप कर चुके हैं कि किसे वोट देना। और आमतौर पे रूलिंग पार्टी को जो वोट देता है वो छुपाता नहीं है, कोई छुपा रहा हो वो एक क्लियर इशारा है। चलिए ठीक है। ये बात पूर्वी मिदनापुर की हुई जहां पर मनीष मौजूद है इस वक्त। अमित पालेत इस वक्त झारग्राम में हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उनका अपना आंकलन क्या रहा है। लेकिन उससे पहले अमित जिन 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गए, बांकुरा, झारग्राम और पुरुलिया, वहां के वोटर्स से उनकी जो बातचीत हुई है वो आपको सुनाते हैं। इस वक्त मैं पुरुलिया में हूं। पुरुलिया की अगर बात की जाए तो यहां पर 2019 में बीजेपी के ज्योतिर्मय सिंह महतो ने जबरदस्त जीत हासिल की थी, करीब 49% वोट उनको मिले थे। लेकिन 2021 में क्या हाल है ये हमें जानना होगा और देखना होगा कि लोगों का मूड क्या, पब्लिक का मूड क्या है। বর্তমানে দরকার আছে কোনো একটা জিনিসই তো বারবার এটা ঠিক নয়, তাই জন্য পরিবর্তনের জন্য ভোট করেছে। इनका ये कहना है कि इन्होंने वोट जो किया परिवर्तन के लिए किया। আচ্ছা, এই মোদি না দিদির মধ্যে কোনটা মনে হচ্ছে বেশি এখন স্ট্রং? এখানে যেটা দেখছি মোটামুটি মোদি। হ্যাঁ, আপনার মানে পুরুলিয়াতে? হ্যাঁ, পুরুলিয়াতে মাথায় কি আছে পরিবর্তন ছিল? হ্যাঁ, পরিবর্তন ঠিক। আচ্ছা, একটা কথা বলুন না, দিদি না মোদি কি চলছে আজকাল? আজকে ওই দিদিও চলছে। আচ্ছা, মোদিও চলছে। আচ্ছা, আপনার নাম কি? ডলি কালিন্দী। আচ্ছা, আপনি কিভাবে ভোট করলেন? না পরিবর্তনের জন্য করেছেন? হ্যাঁ, পরিবর্তনের জন্য। দিদি না মোদি হচ্ছে? দিদি না মোদি? মোদি দিদি দুটোই সমান আছে। সমান আছে। মঞ্জুরা কালিন্দী। আচ্ছা, মঞ্জুরা কালিন্দী। আচ্ছা, আপনি কিভাবে ভোট করলেন? যেসে ভালো হয় সেটাই করলে ভালো। আচ্ছা, পরিবর্তনের জন্য? হ্যাঁ, ভালো জন্য। পরিবর্তন মানে কি পাল্টে দেবেন নাকি? না না, পাল্টা पाल्टी नहीं। अच्छा, থাকবে দিদি? हाँ, ठीक है, पाल्टा पाल्टी नहीं। ओके। इनका ये कहना है कि जो है वो रहेगा, परिवर्तन नहीं। ভোট দিতে হয়, ভোট দিয়েছি, আচ্ছা, এখন তো দিদিই আছে। দিদি আছে, ঠিক। আপনার নাম কি? রেবতী পাল। আচ্ছা, আপনার মানে কিভাবে ভোট করলেন, পরিবর্তন নাকি? হ্যাঁ, পরিবর্তনের জন্য দিদিই তো সবকিছু করছে। আচ্ছা, তাই জন্য আবার উন্নতি চাই, এই পরিবর্তন যা আছে তাই দেখার জন্য। আর যা আছে সেটা রাখার জন্য করেছেন। আচ্ছা, এখানে বলুন না কি দিদি না মোদি কার চলছে বেশি জোর? কি করে জানবো ওটা বলতে পারবো না। মোদি না কি মানে ওটা পপুলারিটি না, কে বেশি পপুলার এখন? এখন বলতে মোদি। মোদি পপুলার। তো আপনি ভোট করলেন, তো আপনার নাম কি? পূজা সিংহ। আচ্ছা, পূজা, এটা বলুন যে আপনি ভোট করলেন কি পরিবর্তনের জন্য না যেটা আছে সেটা রাখার জন্য? পরিবর্তনের জন্য। परिवर्तन जন্য। ठीक है। अच्छा, इन जैसे कि इन्होंने बोला, इनका कहना है कि ये जो है अभी हालात वो इनको रखना है, परिवर्तन नहीं चाहिए। और पूजा का ये कहना है कि इनको परिवर्तन चाहिए। और जब मैंने पूछा कि मोदी या दीदी, तो इन्होंने तो कहा है कि दीदी और इन्होंने कहा है मोदी। আপনার নাম কি? ঝর্ণা সিংহ বাবু। আচ্ছা, আপনি কি পরিবর্তনের জন্য করলেন না কিছু না করলেন? পরিবর্তনের জন্য। হ্যাঁ। কে দিদি না মোদি? এই দিদি। আপনার নাম কি? নন্দরানী সিংহ বাবু। আচ্ছা, ওই দিদিকে। তার পরিবর্তন তাহলে কোথায় হলো? তা থাকছে না। আপনার নাম কি? সুবর্ণা সিংহ বাবু। আপনি? আর ওই দিদি দিদি। हमारे दोनों रिपोर्टर्स जो इस वक्त हमारे साथ हैं वो बांग्ला भाषी हैं, तो बड़े खुलकर बात कर पाते हैं वो जब जाते हैं ज़मीन पर लोगों से। अमित, आपने बंगाली में बहुत सारी बातें कर ली, कुछ तो आपने हमारे लिए ट्रांसलेट करी, कुछ नहीं करी, तो क्या माहौल लगा आपको? देखिए सौरभ, सबसे पहले तो मैं ये बता के शुरुआत करना चाहता हूँ, मेरे तो सहयोगी है वहाँ पर मनीष और दूसरे जो आपके साथ सज्जन जी हैं। मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। मैं पिछले 3-4 दिन से लगातार जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ,
मुझे लगा कि बंगाल में जो लगातार हम सुनते आते हैं कि लोग खुल के नहीं बोलते, मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने मुझे खुल के कैमरे पे नहीं बोला कि उसके दिल में क्या है। आपने खुद देखा है। हमने आज, अगर मैं बताता हूं आज की बात, आज हमने लगभग 3 जो यहां पर जिले हैं जिसे जंगलमहल का इलाका कहा जाता है, और ऐसे इलाके हैं कि जहां पर जंगलों के बीच में जाना पड़ता है, नेटवर्क नहीं मिलता है, वहां तक हम पहुंचे। ऐसे ऐसे गांव में जहां पर चारों तरफ जंगल है, बीच में सिर्फ एक स्कूल या कोई जगह है जहां पर पोलिंग बूथ बनाया गया है, और हमने लगभग 2 से 3 बूथ हर जिले में गए हैं, और हमने करीब 100 लोगों से ज्यादा, 100 से ज्यादा लोगों होंगे जिससे हमने खुलकर बात की और हमने जाना कि आखिर उनकी नब्ज क्या है। मैं शुरुआत करने जा रहा हूं सबसे पहले झाड़ग्राम से, जहां से हमने शुरुआत की थी। देखिए, झाड़ग्राम का जो इलाका पड़ता है, इसमें 4 सीटें हैं विधानसभा की, और लोकसभा में 2019 में यहां पर बीजेपी ने अपनी जीत हासिल की थी। उसके सांसद से भी हमारी बात हुई, उन्होंने तो टाल ठोक के कहा है कि हम 4 के 4 सीट लाएंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि वहां चल क्या रहा है। पिछली बार 2019 में जो चुनाव हुए थे, उसमें सिर्फ आधा % या 1% का मार्जिन था जिसने जीत हासिल की थी, यानी कि 12,000 वोट ज्यादा मिले थे बीजेपी के कैंडिडेट को। जब लोगों से हमने बात की यहां पर झाड़ग्राम में, एक चीज बिल्कुल साफ है, यहां पर कांटे की टक्कर है, यानी 50-50 चल रहा है मामला। यहां पर कोई भी कुछ भी कर सकता है। यहां पर बिल्कुल वही ट्रेंड नजर आया जो 2019 का था झाड़ग्राम में, यानी कि 50-50, क्योंकि डिफरेंस भी सिर्फ 1% से कम का रहा था 2019 में। तो यहां पर बिल्कुल मामला 50-50 है झाड़ग्राम में। आगे चलते हम बात करते हैं पुरुलिया की। पुरुलिया में 9 सीटें हैं, और पुरुलिया में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी, 50% के करीब वोट मिल गए थे यहां पर। और आज की अगर बात करते हैं तो जब हम गए तो यहां पर एक जबरदस्त ट्रेंड देखने को मिला। हमारी पहली जो भेंट हुई, लोगों से मुलाकात हुई, जिनको आपने सुना अभी पुरुलिया की थी, ये सब ग्रामीण क्षेत्र के थे, यानी कि जो इलाका शहर से दूर है, ग्रामीण इलाका है। महिलाओं ने खुलकर इसमें बात की, और महिलाएं खुलकर यहां पर आ रही हैं और वोट भी कर रही हैं। और दूसरी बात आपको बताते हैं कि जब हमने महिलाओं से बात की, आपने भी यहां पर देखा, माफ कीजिएगा 1 मिनट, अमित आपको आवाज आ रही है हमारी? अच्छा, उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन उनकी बातें काफी तो हम तक पहुंच गई हैं। सज्जन, जो आप अमित की बात आपने जितनी सुनी, वो इस इलाके के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दे रहे थे, आप भी वहां पर गए हैं, माना जाता है आदिवासी इलाका है, बैकवर्ड इलाका है, झारखंड उड़ीसा से सटा हुआ इलाका, ट्राइबल बेल्ट है। और इंटरेस्टिंगली 2016 में यहां पर स्वीप था ममता बनर्जी का, 2019 में लेफ्ट और कांग्रेस लगभग यहां से उनका सफाया हो गया, वोट डिवाइड हुआ टीएमसी और बीजेपी में। जैसा अमित ने कहा, 1% वोट का मार्जिन था, और बीजेपी को मेजॉरिटी वोट मिला। बीजेपी ने लोकसभा इलेक्शन यहां से स्वीप किया था। सवाल यह है कि ट्रेंड कौन सा चलेगा यहां पर, 2016 का या 2019 का? सज्जन, देखिए, सबसे पहली बात तो है कि आमतौर पे जो एक लोग बताते हैं कि लोकसभा और विधानसभा के समीकरण अलग होते हैं, जो बात सही है, लेकिन बंगाल में सबसे बड़ी बात जो मुद्दे की बात है वो ये है कि 2019 का जो ट्रेंड था वो किस कारण था? वो केवल मोदी लहर नहीं था, वो उसका कारण यह था कि 2018 के बाद से जो एक पेंटअप, जो एक गुस्सा, जो उसका एक सैलाब था, वो दिखा था। अब सवाल है कि वही 2018 क्यों? क्योंकि 2018 में जो पंचायत चुनाव हुआ, उसमें 35% से ज्यादा सीटों पे तृणमूल बिना किसी कंटेस्ट के चुनाव जीत गई, और वो मैसिव रिगिंग और वायलेंस के थ्रू हुआ था। पुरुलिया लोकसभा में 9 बार के सांसद रह चुके सीपीएम के वासुदेव आचार्य तक पे अटैक किया, उनको मारा गया। जब अपोजिशन के लिए वो गए कि सीपीएम के लोगों को नॉमिनेशन फाइल किया गया, पुलिस मुक्त दर्शक बनी रही। ये सारे मामला हाई कोर्ट तक भी गया था, हाई कोर्ट ने कहा था कि आप ऑनलाइन अपनी वो पहला बार था जब लोगों ने पूरे बंगाल में ये कहा कि एक जो फंडामेंटल राइट उनका है, वोट देने का डेमोक्रेटिक राइट, वो उनसे छीना गया। और ये एक टर्निंग पॉइंट था। टीएमसी के अगेंस्ट में वायलेंस पहले भी थे, दबाव पहले भी था। ये ठीक है, ठीक है। मैं सज्जन 1 मिनट में आपके पास आता हूं। जरा एक बार अमित कुछ कहना चाह रहे थे, उनका फोन कट गया था, अपनी बात को पूरी कर लें। बोलिए अमित। जी, मैं आपको बता रहा था पुरुलिया के बारे में कि तो पुरुलिया में जो हमने एक ट्रेंड को देखा है वो ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर टीएमसी हमें 20 नजर आ रही है और बीजेपी 19 नजर आ रही है। लेकिन जैसे आप शहरी इलाकों में घुसते हैं वहां पर वो ट्रेंड बिल्कुल बदल जाता है। वहां पर पुरुलिया में बीजेपी 20 है तो टीएमसी 19 नजर आ रही है। और दूसरी बात एक और बता दें जिससे पहले कि मैं बांकुरा जाऊं, जो पुरुलिया का जो इलाका है यहां पर जो परसेंटेज है एससी एसटी पॉपुलेशन की वो करीब 36% है। और जो 36% जो पॉपुलेशन है इस पर आपको बता दें कि इस पर जो अभी जो डोमिनेशन जो नजर आता है वो डोमिनेशन नजर आता है बीजेपी का, जो इफेक्ट करता है यहां पर 9 के 9 सीटों पर। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने यहां पर जो एससी एसटी समुदाय है वहां पर जगह बना ली है। और ये खुलकर ये बात बताते भी है जो एसटी
और एसटी समुदाय के लोग हैं। दूसरी बात यह भी है कि इन सब इलाकों में जब हम घूम रहे थे, हमने एक चीज नोटिस किया कि लोग जो परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा इसलिए है कि लोग निकलकर वोट कर रहे हैं। हमने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र जो जंगल महल का इलाका है, आप सोचिए कि यहाँ पर चारों तरफ जंगल है, बीच में सिर्फ एक सड़क जा रही है, अचानक आपको एक बूथ नजर आता है, लोग नजर आते हैं। अच्छा, एक और अच्छी बात हमें नजर आई कि हम देख रहे हैं कि एक ही सड़क पर बीजेपी के भी जो बूथ वाले लोग बैठे हुए हैं, जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, टीएमसी के भी बैठे हुए हैं, आराम से आपस में एक तरफ दूसरी तरफ बैठ के वो काम कर रहे हैं। कहीं पर भी हमें कोई ऐसा हेट्रेड नजर नहीं आया जो बहुत चौंकाने वाला हमें लगा। और दूसरी बात है, लोग खुलकर आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं। अब हम चले अमित, जरा एक बात और बता दीजिए, हम लोग जब भी बात करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव की तो हम केवल तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी की बात करते हैं। भी आपने कहा कि आपने वहां पर उनके कार्यकर्ताओं को देखा, बूथ पर उनके पोलिंग एजेंट्स को भी देखा, यहां लेफ्ट और कांग्रेस कहां नजर आया आपको? बिल्कुल अच्छा सवाल आपने पूछा है, बताने वाला था। वहां पर आपको बताएं कि जो इलाका पुरुलिया है और बांकुरा में हमें ज्यादा सीपीएम के यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे नजर आए। पुरुलिया में ज्यादा नहीं है, टीएमसी और बीजेपी। झारग्राम में टीएमसी और बीजेपी, कहीं कहीं हमें छिटपुट नजर आते थे कि जहां पर हमें कोई लाल झंडा नजर आया। लेकिन बांकुरा का जो इलाका है, देखिए बांकुरा की मैं बात बताऊं, बांकुरा में जो पॉपुलेशन जो है यहाँ पर, वो सबसे ज्यादा करीब 41% यहाँ पर लोग जो है एससी एसटी कम्युनिटी से आते हैं। तो उनका जो दबदबा है, बांकुरा के 12 वहां पर सीटें, लेकिन सिर्फ आज जो हुआ है पोलिंग जो हुई है सिर्फ 4 सीटों के लिए हुई है, 12 होने हैं। तो इसमें जो 4 सीटों पर जो पोलिंग हुई है, इस पे जो दबदबा है, या कहें कि 12 के 12 जो सीट रहेंगे उसमें ज्यादातर पे जो दबदबा रहेगा एसटी पॉपुलेशन का रहेगा, और उन पर अभी भी कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग हैं उनकी दखल है। लेकिन यहां पर जो सेंधमारी हुई है, बांकुरा के हम करीबन 2 से 3 पोलिंग बूथ में गए थे, 2 से 3 पोलिंग बूथ में हमें एक जो ट्रेंड बिल्कुल साफ नजर आया, और बहुत इंपॉर्टेंट वो है क्योंकि आगे इलेक्शन को तय करेगा किस तरफ जा रहा है। एससी एसटी पॉपुलेशन में बीजेपी है, यानी बीजेपी को जो सपोर्ट मिल रहा है एससी एसटी पॉपुलेशन से मिल रहा है, और जो कम्युनिस्ट पार्टी से थे वो शिफ्ट होके जा रहे हैं, बीजेपी में गए हैं। चलिए ठीक है, तो ये अमित पालित का एनालिसिस है ग्राउंड पर कई दिन बिताने के बाद। मैं यही सवाल एक बार मनीष से भी पूछना चाहता हूं। मनीष, कई महीनों से इसको बैटल ऑफ बंगाल को बीजेपी वर्सेस टीएमसी का रंग दिया गया। क्या जमीन पर जब आज वोट पड़े आपने यही पाया कि लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच है? कहीं आपने टक्कर में पाया कांग्रेस और लेफ्ट कॉम्बिनेशन को? देखिए, कम्युनिस्टों का जो गढ़ था, उस गढ़ से कम्युनिस्ट तो गायब ही है पूरा। जो मैं जिन जगहों पे गया वहाँ मुझे बहुत कोई असर दिखाई नहीं दिया, ना कम्युनिस्ट का दिखा है ना कांग्रेस का दिखा। हाँ, एक बात से मैं सज्जन जी की बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि लोकल बॉडी इलेक्शन से टीएमसी की जो पूरी कहीं ना कहीं पार्टी की जो छवि है वो पूरी तरीके से डेंट तो हुई है और बदल भी गई है। 2018 के बाद बर्धमान या आसपास के शहर में कुछ दिन पहले मैं गया था, तो उन्होंने एक बात यही कही कि हमारे गाँव में जो लोग हैं वो लोकल बॉडी के जैसे इलेक्शन हुए, वहाँ जो नेता हैं उनसे हम जब अप्रोच करते हैं, हम अपने कुछ मदद मांगते हैं तो वो कुछ मदद करते नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो बीजेपी जो एक बार बार ये कहती है काटमानी और तोलाबाजी, ये 2 वर्ड है, इनका जन्म इस लोकल बॉडी चुनाव के बाद से ही हुआ है। यहीं से ही सबसे ज़्यादा काटमानी और तोलाबाजी की जो तमाम मुद्दे हैं और तमाम बातें हैं वो सामने आ रही है। और इन बातों को किसी और ने नहीं बल्कि आम जनता ने कहा है, और उनकी शिकायतें हैं कि वो जब आप अपना काम कराने के लिए लोकल बॉडी के नेता के पास जाते हैं, प्रशासन के पास जाते हैं, तो उनसे रिश्वत मांगा जाता है, कमीशन खोरी मांगी जाती है और हर चीज़ का पैसा देना पड़ता है। आखिर क्यों? और इसी वजह से ये नाराजगी दिखी है लोगों में, और ये नाराजगी खुल के इसलिए नहीं है सामने क्योंकि वो डर रहे हैं। लोकल बॉडी इलेक्शन में नेताओं का प्रभुत्व है बहुत ज़्यादा, सरकार है उनकी सत्ता में है, और वो लोग जानते हैं उसका असर हो क्या सकता है, और इसी वजह से कैमरे पे भी खुल के नहीं कह पाते। लेकिन दबी जुबान में जरूर जैसे ही हम एक बात बोले परिवर्तन, तो नॉडिंग करके हाँ परिवर्तन तो होना चाहिए, इस तरह की बातें सामने आती हैं। ये बात अभी सज्जन भी कह रहे थे, आपने सज्जन बोला कि ये जो भी कुछ बातें जो चुनाव में बार बार उछल के आ रही हैं, सिंडिकेट, कट मनी, टोलाबाजी, आपने कहा 2018 के पंचायत चुनाव में जो हिंसा हुई, 2019 के चुनाव में लोगों का वो पहला एक्सप्रेशन था या अपने मन की भावना का पहला प्रकटीकरण था। तो क्या वो भावना 2019 के बाद से अभी तक लगातार कायम है, बढ़ी है या घटी है? नहीं, वो कायम ही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी, और जैसे जैसे चुनाव बाकी चरण में बढ़ेंगे और ज़्यादा होगी। कारण क्या है कि जब लोगों को एक बार एक अल्टरनेटिव दिख जाता है कि हाँ, मतलब अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आपके पास विकल्प है या नहीं। बीजेपी में लोगों को विकल्प दिख गया है। बीजेपी सांगठनिक तौर पे कमजोर है, मजबूत है, वो सेकेंडरी मैटर है। तो इस कारण से वो जो सेंटीमेंट है चेंज का 19 से लेके 21 में और बढ़ा। इसीलिए ये लॉजिक कि लोकसभा और विधानसभा के समीकरण अलग होते हैं, बंगाल में ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि जो परिवर्तन के कारण 19 में थे
वो अब और भी मजबूत हो गए हैं, इसलिए परिवर्तन का सेंटीमेंट सेम है। इसलिए 19 का जो अच्छा, अगर मैं इस बहस में मैं डेविल्स एडवोकेट का काम करना चाहूं तो वो ये कहा जा सकता है कि ये आर्गुमेंट ग्रॉस जनरलाइजेशन है कि कट मनी के जो बीजेपी आरोप लगाती है, सिंडिकेट है, कट मनी है, तोलाबाजी है, ये पूरे राज्य में एक पार्टी के ऊपर जनरलाइज एक आरोप थोप दिया जाए। क्या ये सही है कि ये एक ये फैक्टर पूरे चुनाव पर हावी हो जाए? देखिए, ये जनरलाइज्ड इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो मतलब बीजेपी के सांगठनिक, बीजेपी कोलकाता के बाहर सांगठनिक तौर पे बहुत कमजोर है, लेकिन ये जो नैरेटिव है ये कॉमन लोगों के बीच से आ रहा है, बीजेपी इसका फायदा उठा रही है। तो सबसे पहली बात तो ये बीजेपी का चलाया हुआ कैंपेन नहीं, ये कैंपेन वो है जो लोगों के बीच से आपको मिलेगा, कट मनी, सिंडिकेट, तोलाबाजी, दुर्नीति, इस तरह के टर्म और रिप्रेशन के। दूसरी बात ये है कि ये सारा का सारा चीज जो है, अगर आप चले जाएं तो इसको आपके मतलब बहुत ही, आप चाहे आमफान की ट्रेजेडी हो तो आमफान दुर्नीति लोग कहेंगे, सिंडिकेट कहेंगे, तो वहां पे ये क्लब कल्चर और सिंडिकेट कल्चर इतना मजबूत है और टीएमसी के लोकल नेतृत्व के द्वारा इतना ज्यादा किया गया है कि ये सब जो आर्गुमेंट्स आ रहे हैं या जो नैरेटिव्स आ रहे हैं, बीजेपी इनको यूज कर रही है, बीजेपी ने क्रिएट नहीं किया है, ये लोगों के बीच से आ रहे हैं। तो इसलिए कहीं से भी ये कहना, क्योंकि बीजेपी अगर इतनी सक्सेसफुल होती कि टीएमसी के नैरेटिव को ओवरराइड कर जाए तो उनका संगठन भी मजबूत होना चाहिए। तो एक तरफ बीजेपी का संगठन कमजोर है, कैंडिडेट क्राइसिस है, लेकिन वो नैरेटिव एस्टेब्लिश कर रही है। दोनों ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नारे जनता से उठे हुए नारे हैं। बहरहाल अब ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, झारग्राम की तस्वीरें हैं, वोटिंग चूंकि ओवर उठ चुकी है, अब 6:30 से ऊपर वक्त हो गया है, तो अब 6:30 बजे के बाद वहां जो ईवीएम है वो लॉक की जा रही है, ईवीएम बंद की जा रही है। ईवीएम बड़ी बदनाम हुई है हिंदुस्तान के चुनावों में, लेकिन चुनाव के होने के बाद कुछ वक्त तक शोर मचता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं क्योंकि सब ये जानते हैं कि चुनाव जो था वो फेयर था। आज हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की इलेक्टोरल सिस्टम को पूरी दुनिया मानती है, कई देश उसे कॉपी करते हैं, भारत से सीखते हैं, इसलिए शोर चाहे कितना भी मचे ईवीएम के ऊपर, लेकिन इस सिस्टम को सबने स्वीकार कर लिया है, भले कहे कोई कुछ भी। तो अब ये ईवीएम जो है वो लॉक हो गई है। अब ये झारग्राम के किस इलाके की है तो हम इस वक्त आपको नहीं बता सकते, लेकिन इसमें कई उम्मीदवारों की किस्मत जो है वो बंद हो गई है। और दूसरी एक और बड़ी बात, एक और फैक्टर इस चुनाव में जो बढ़कर के सामने आया है, अमित मैं आपके पास अब आ रहा हूं, वो है सेंट्रल फोर्सेस का इस्तेमाल। ममता बनर्जी ने आज ये आरोप लगाया कि यूपी के पुलिस वालों को लाया गया है चुनाव कराने के लिए। हालांकि ये एक किस्म की गलत बयानी है, क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस में जो भी जवान होंगे वो कहीं के भी हो सकते हैं, तो ये कहना किसी एक राज्य से आए हैं गलत बयानी होगी। लेकिन सेंट्रल फोर्सेस के इस्तेमाल पर बहुत जोर दिया था इस बार बीजेपी ने कि अगर निष्पक्ष चुनाव कराने हैं तो स्टेट पुलिस की भूमिका को कम करना पड़ेगा। क्या आपने ये देखा कि लोग निर्भीक होकर, मुखर होकर के वोट कर रहे हैं? देखिए सौरभ, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था जो हमने बातचीत की लोगों से। आपने देखा कि लोगों ने, हम बूथ के बाहर ही तो खड़े थे, हम बूथ के अंदर भी जाके लोगों से बात की और लोग खुलकर बोल रहे थे कि वो किसको वोट कर रहे हैं, परिवर्तन चाहिए, खुल के बोल रहे हैं परिवर्तन करना चाहते हैं, कौन पसंद है, हमें ममता पसंद है, हमें मोदी पसंद है, खुल के उन्होंने बोला है। तो ये बताता है कि किस तरह से जो सेंट्रल फोर्सेस का इस्तेमाल हुआ है उसका असर ही है कि लोग खुलकर कैमरे के सामने बता रहे हैं कि उनका प्रेफरेंस क्या है, वो किसके साथ है या किसके खिलाफ है। दूसरी बात है, जब दीदी ममता बनर्जी जब ये बोलती है कि यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस में यूपी के लोगों को लाया गया है, अगर वो जाकर देखें तो पश्चिम बंगाल पुलिस में और कलकत्ता पुलिस में खासतौर पर उनको कई यूपी के लोग मिल जाएंगे, क्योंकि यहां पर यूपी के लोग बहुत सालों से आके बसे हुए हैं, जिनके अभी भी रिश्तेदारी उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में। तो ये वाकई में सुनने में बहुत ही हास्यास्पद लगता है कि जो फोर्सेस बुलाए गए उसमें यूपी के लोग हैं, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि यहां पर जो बीएसएफ के हैं, सीआरपीएफ के लोग हैं, उसमें एसएसबी के लोग हैं, उसमें तो कई बंगाली भी हैं जो यहीं से आते हैं, वो भी इस फोर्सेस में मौजूद है, क्योंकि सेंट्रल फोर्स है, कहीं से भी कोई हो सकता है। लेकिन सेंट्रल फोर्सेस का देखिए इस्तेमाल है। मैं इसलिए बोल रहा हूं बार बार कि जो जंगल महल का इलाका है, झारग्राम, बांकुरा और पुरुलिया, ये माओवादी इलाकों में आज शुमार होता था। यहां पर कहते हैं ना, रात को जिस वक्त मैं खड़ा हूं, यहाँ पर 6 बज गए, अंधेरा हो गया है, यहाँ पर लोगों के लिए बहुत डर होता था, लोग निकल नहीं सकते, यहाँ पर कुछ नजर नहीं आता, जंगल का इलाका है। आप सोचिए ऐसे इलाकों में लोग खुलकर वोट कर रहे थे जब मैं करीब 5:30-6 बजे, अच्छी बात है। और महिलाएं, अच्छी बात है, और वो वोटिंग परसेंटेज में भी दिखाई दे रहा है। अमित, मनीष, दूसरी बात यह है कि आज जिन 30 सीटों पर मतदान हुआ, बहुत सारे एनालिस्ट का, सज्जन समेत बहुत सब लोगों का यह मानना था कि इन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी पार्टी को बेहतर करना चाहिए। जो हिस्टोरिक एविडेंस है वो भी ये बताता है और जमीनी हकीकत भी ऐसा बताती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये आगे के फेजेस में भी सही साबित हो। तो हमें ये हिस्टोरिकल एविडेंस, इलेक्टोरल एविडेंस ये बता रहा है कि इन इलाकों में बीजेपी ने पहले अच्छा किया है। क्या आज की आपकी बातचीत में वो बात रिफ्लेक्ट हुई? देखिए, बिल्कुल, जो
जहाँ पे मैं हूँ ये पूर्वी मिदनापुर है, और अगर आप कंपैरिजन करें तो 2016 के बाद जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो यहाँ का वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ा था लोकसभा चुनाव में। ये मैंने दिन में भी एक बात कही थी, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दक्षिणी बंगाल माना जाता है जब पूर्वी मिदनापुर से, जहाँ से ममता बनर्जी खड़ी हुई है, वहाँ पर 2016 के विधानसभा चुनाव में महज 3% था बीजेपी का वोट शेयर, और 2019 का लोकसभा जब चुनाव हुआ तब वो 41% तक के बढ़ गया। इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बहुत बड़ी उम्मीद जगी, और खासतौर पर जंगल महल के इलाके भी हैं जहाँ पे सहयोगी अमित खड़े हैं, वहाँ से भी बहुत बीजेपी ने अच्छा गेन किया। तो इन तमाम जगहों से उम्मीद जरूर जगी थी, और यही वजह है कि बीजेपी ने पूरी ताकत इस बार लगा दी है पूरे तमाम इलाकों में, खासतौर पर जंगल महल का इलाका है और ये पश्चिमी और पूर्वी मिदनापुर की जो 35 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर हैं। ताबड़तोड़ रैलियां बीजेपी ने की है और इन इलाकों से संभावनाएं जताई हैं पूरे पश्चिम बंगाल को कवर करने के लिए। और दक्षिण बंगाल के लिए अगर हम बात करें, यानी पूर्वी मिदनापुर और पश्चिमी मिदनापुर को अगर कवर करते हैं, तो पूर्वी मिदनापुर से अगर कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है या कोई बड़ा नाम जैसे ममता बनर्जी वहां पर खड़ा हुआ, तो उनका इशारा सिर्फ पूर्वी मिदनापुर नहीं है बल्कि पास से उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, इन तमाम बेल्टों को कवर करने के लिए है। तो कुल मिलाकर इस जगह से पूरे बंगाल को साधने की कोशिश है, और ये बीजेपी ने भी अच्छी तरीके से समझा है और उस पूरी नब्ज को टटोली है, और उसी हिसाब से ही पूरी एक स्ट्रेटेजी बनाई है, और उसी के तहत ये सारा सब कुछ चल रहा है। आज जिन इलाकों में वोटिंग चल रही है उसे आमतौर पर जंगल महल का इलाका कहा जाता है, जहां पर अमित पालित इस वक्त मौजूद हैं। वोटिंग खत्म हो चुकी है, अंधेरा भी हो चुका है, और अमित थोड़ी देर पहले झारग्राम में वोटर से बात कर रहे थे। बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत है ये, सुनिए आप भी। इस वक्त मैं जहां पर हूं झारग्राम में, ये जंगल महल का इलाका है, इसके साथ ही पुरुलिया और बांकुरा भी, और साथ ही साथ पश्चिमी मिदनापुर के कुछ इलाके भी जंगल महल में पड़ते हैं। और जंगल महल की अगर बात करते हैं तो 2019 के चुनाव में बीजेपी ने यहां पर बाजी मारी थी। एक बार फिर से पूरे के पूरे झारग्राम में बीजेपी अपना परचम लहरा पाएगी, क्योंकि 2019 में उन्होंने वो कर दिखाया था। ये लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और क्या नाम है आपका? सरोज कुमार सिंह। अच्छा, ये बताइए कि आप जब वोटिंग हो रही है आपके झारग्राम में, तो क्या लोग परिवर्तन देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं? आपने क्या देखा, परिवर्तन या फिर बरकरार रखना? परिवर्तन चाहिए। आज जो बंगाल में नौकरी किसी का नहीं हो रहा है, আমারটা কাজবাজ হয় সেই দেখে আমি ভোট দিয়েছি আর কি। বেকার ছেলে এখন চাষবাস করছি তো সেই দেখে আর কি। अच्छा, इनका कहना है कि इनको नौकरी चाहिए और वही सोच के इन्होंने वोट किया। शुभजीत शतपथी। अच्छा, हिंदी बोल रहे? हाँ। एक बात बताइए, आप क्या सोच के वोट कर रहे हैं? आप देखिए, हम कोई पार्टी के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं जौन पार्टी हमारा नौकरी देगा, हमारा प्रति बछर यशस्वी करेगा, हम उनको ही वोट देंगे। दीदी या मोदी, क्या देखा आप लोगों ने? हाँ, दीदी को तो देखा, 10 बछर हो गया, लेकिन एसएससी एक बार हुआ, फिर भी दुर्नीति है, इसलिए मोदी को देकर देखते हैं। পরিবর্তন চাই, দেশে ভালো হয় তার জন্যই আমরা পরিবর্তনের। মোদি না দিদি? পরিবর্তন কি আনবে? এখন তো দাদাই আনবে। আচ্ছা, আনতে গেলে দাদা का मतलब इनका है मोदी। পরিবর্তন হলো তো ভালোই। পরিবর্তন হলে ভালো। আচ্ছা, পরিবর্তন চাইছি। পরিবর্তন চাইছেন তো ভোট যে করলেন, কি ভেবে ভোট করলেন আপনি? পরিবর্তন না ঠিক আছে যা আছে? ঠিকই দিন। হ্যাঁ, ঠিক দিন। না রাখবেন না পাল্টাবার ইচ্ছা? না। अच्छा, রাখবেন। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो ये कह रही हैं कि इनको बदलना नहीं है, जो है उसी को रखना है। আপনার কি নাম আছে? পারুল মাহাতো। আচ্ছা, যখন চাইছে যে পরিবর্তন হোক। আপনি চান? আচ্ছা, আপনি মোদির নাম শুনেছেন তো? হ্যাঁ, শুনেছি। মোদিকে দেখেছেন? মোদি আজকেও মন্দিরে যাচ্ছেন, ওখানে বাংলাদেশে গেছে না, যশস্বরী কালীবাড়ি যাবেন, ঠিক আছে। এটা তো আপনার কি মনে হয় যে প্রধানমন্ত্রী ওখানে মন্দিরে যাওয়াটা কি লোকদের উপরে একটা কোনো প্রভাব থাকবে? মনে হচ্ছে তো তাই থাকবে। হ্যাঁ, আর দুটোই তো নাম আমরা শুনছি এখানে। तो इनका ये कहना है कि इनको जैसे राशन है वो कभी कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, घर भी नहीं मिलता है, तो इसलिए चाहते हैं कि परिवर्तन हो। और এটা ভেবেছেন হবে না, না পরিবর্তন চাই না চাই না, আর কিছুই তো না, सिंपल জিনিস। যা আছে পরিবর্তন তো চাই। परिवर्तन। आपने क्या सोच के वोट किया? आप तो युवा हैं। देखे वही परिवर्तन देख के। परिवर्तन। अच्छा, परिवर्तन में आप देखते हैं कि जब दो नाम यहाँ पर नजर आते हैं ना, मोदी या फिर दीदी दिखते हैं, तो किसकी ज्यादा यहाँ पर चल रही है? ज्यादा मोदी जी। मोदी जी। आप পরিবর্তন চাই না। চান না? আচ্ছা, আর বেশি এখানে চলছে জোর, কে কার সাথে লোক বেশি? দিদির সাথে না দিদির সাথে? দিদির সাথে। মোদিকে এখন সবাই চাইছে। मोदी के सवाल। अच्छा, मोदी जी। अच्छा, इनका ये कहना है कि ये परिवर्तन चाहती हैं, और इनका कहना है कि यहाँ पर मोदी को हर कोई चाह रहा है, मतलब ज्यादातर लोग। तो उन्होंने दीदी और मोदी এই দুটোই তো দেখছি, আর তো কিছু দেখছি না, তো কে বেশি স্ট্রং? দিদিরই।
পরিবর্তন হলেই ভালো। परिवर्तन इनका कहना है कि परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन होना ही अच्छी बात है। ছানাদের চাকরি বাকরি নাতিদের কই হচ্ছে, হ্যাঁ যারা মুখ খুললো তারা চাকরি পাইলো, আর লেখাপড়া আমার নাতিরা সব বসে রইল। तो मासी बोल रही हैं कि इनका ये कहना है कि जो लोग विकास करेंगे, जो रोजगार देंगे, जिससे हमारे पोते नाती हैं बच्चों को रोजगार मिलेगा, हम उन्हीं के लिए वोट कर रहे हैं। एक बटी हुई राय आपको लोगों की बातचीत में दिखाई दी होगी। पूर्वी मिदनापुर में 83% से ज्यादा का मतदान हो चुका है और वोटिंग अब खत्म हो चुकी है, लेकिन जो लोग वोटिंग टाइम खत्म होने से पहले पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके थे वो लोग अभी भी वोट डाल पा रहे हैं। थोड़ी देर पहले मनीष भट्टाचार्य ने पूर्वी मिदनापुर के मतदाताओं से बात की। क्या नाम है आपका? शेख जहांगीर मोहम्मद। क्या लग रहा है आपको, क्या होना है अब? परिवर्तन होना है या क्या होना है, आपको क्या दिख रहा है? परिवर्तन अभी कुछ नहीं चाहिए। पश्चिम बंगाल में दीदी काम कर रहा है, दीदी का काम के लिए सभी को नाम लगे इधर दीदी को वोट देना चाहता है। अच्छा, मोदी इसके लिए हम परिवर्तन चाहता हूँ। मोदी जी सबसे बड़ा नेता भी है, इसीलिए वो जो काम करता है वो अच्छा काम करता है। सरकार से आप खुश हैं? जो सरकार अभी है वो फिलहाल ठीक है, अच्छा, लेकिन परिवर्तन फिलहाल नहीं चाहिए। परिवर्तन नहीं चाहिए आपको? क्या आपको परिवर्तन नहीं चाहिए? आपको जो है ठीक है, परिवर्तन नहीं चाहिए। तो मोदी जी जो बंगाल जा रहे हैं, मुस्लिम सब वोट नहीं हम लोग चाहता है, हम लोग का जो है वही रहेगा। ठीक है, ठीक है। यूथ वोटर क्या चाहता है? क्या नाम है आपका? शेख खादिमुल इस्लाम। ममता दी थी, फिर ममता दी आ रही है। अच्छा, ममता दीदी ठीक है। कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है? कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या कोई परिवर्तन दिख रहा है? कुछ परिवर्तन वो जो बांग्लादेश गया है ना, वो तो अपने स्वार्थ के लिए गया है ना, इसलिए जो मुस्लिम है उससे को बेल्ट के लिए वो कुछ करने चाहते हैं। मंदिर भी जा रहा है, वो तो दिखा रहा है ना, आदमी को दिखा रहा है। नारायण पांडा। क्या परिवर्तन होता दिख रहा है आपको? हाँ जी, परिवर्तन तो होता है। हमारे रिपोर्टर्स की ग्राउंड रिपोर्ट तो आपने देख ली। अब हम अपने एक्सपर्ट के पास चलते हैं, उनके आज के फाइनल कमेंट्स आज की वोटिंग खत्म होने के बाद। सज्जन, पहले तो आप ये कह चुके हैं कि ज्यादा परसेंटेज जहां होना, आपके हिसाब से लोग परिवर्तन के लिए वोट कर रहे हैं। और यहां पर महिला वोटर का कोई असर? ममता बनर्जी को बहुत उम्मीद है महिला वोटर से। नहीं, देखिए पहले मैं बता चुका कि इस बार जो वोट है वो कम्युनिटी लाइन पे पड़ रहा है, उसमें जेंडर लाइन जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट, मतलब कि कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ मुस्लिम वोट का कोई असर है जिन इलाकों में? बिल्कुल, आप देखें क्लियरली है डेमोग्राफी में। आप मुस्लिम इलाके में चले जाए, भले ही वो टीएमसी से पहले नाराज रहे हो, लेकिन आज की तारीख में बीजेपी के जीतने का जो भय है उसके कारण वो कांग्रेस लेफ्ट की बजाय टीएमसी के पीछे और मजबूती से खड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बाकी जो लोग हैं वो बीजेपी। एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देखिए जंगल महल का जो एरिया है देश के सबसे गरीब इलाके में आता है, खासकर बांकुरा पुरुलिया। तो कायदे से टीएमसी का जितना वेलफेयर पॉलिसी है उसमें उसका असर होना चाहिए था। यहां अगर टीएमसी लूज कर रही है काइंड को, तो ये एक इशारा करता है कि इस बार बयार किस तरफ है। तो खत्म होते होते एक लाइन में सबसे बड़ा सवाल आपके अपने आंकलन के हिसाब से, राउंड 1 बीजेपी या टीएमसी? बीजेपी राउंड 1 बीजेपी क्लियरली। चलिए, तो अब यहां से 7 ऐसी परीक्षाएं और देनी है सभी चुनावी पार्टियों को। सज्जन कुमार को लगता है कि यह पहला राउंड बीजेपी के खाते में गया है। ममता बनर्जी और बीजेपी यहां से अभी पूरा जोर और लगाएंगी इस चुनाव में और 2 मई को हमें असल बात पता चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जन कुमार, अमित पालित, मनीष भट्टाचार्य, आप तीनों का। बंगाल की जनता ने पहले फेज में रिकॉर्ड मतदान किया और इस रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का सिग्नल क्या है? आज एक ऑडियो टेप से कैसे ममता की टेंशन बढ़ी, बंगाल से लेकर असम तक की सारी ब्रेकिंग न्यूज का तूफान देखिए ब्रेक के बाद चुनाव धमाका में। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।